हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक एंड मीम्स। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स की यूनिट 3, जिसका कि नाम है माइनिंग डेटा स्ट्रीम्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस यूनिट को इस वीडियो में पूरा कम्प्लीटली देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा फोकस करिए इस वीडियो में, और जहाँ जहाँ मैं बीच में क्वेश्चंस पूछूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सब आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है। क्योंकि देखिए, इसे वीडियो देखने से आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा होगा आपको उस क्वेश्चंस जो मैं पूछूंगी उसके बारे में कमेंट्स करके। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आपका इस सब्जेक्ट और इस यूनिट में जो टॉपिक्स हैं वो है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम्स कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रीम डेटा मॉडल एंड आर्किटेक्चर, और स्ट्रीम कंप्यूटिंग, sampling data in a stream, filtering streams, counting distinct elements in a stream, estimating moments. Moments ये एक mathematical topic भी है. Counting oneness in a window, decaying window, रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस के बारे में भी हम देखेंगे कि इसमें आपके रियल टाइम में जो यूजेस होते हैं डेटा के, और कैसे रियल टाइम में जो आपका बहुत सारा डेटा आता है ना, जैसे मान लो सोशल मीडिया पे, तो उसका हम कैसे एनालाइज करके उसका यूज़ करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के लिए। तो उसमें ये जानेंगे। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में हम देखेंगे कि कैसे रियल टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट मतलब इमोशन एनालिसिस होता है, कैसे स्टॉक मार्केट के जो प्राइसेस हैं हर मोमेंट हर सेकंड चेंज हो रहे हैं, और उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो ये तो बेसिकली स्टॉक मार्केट का है। तो थ्रू डेटा हम इन सबको कैसे कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स लगती हैं, वो इस यूनिट में हम जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और इसी चीज़ से पहला हमारा टॉपिक आ जाता है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम्स कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो स्ट्रीम्स क्या होती है? स्ट्रीम एक तरह का पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में यूज़ होता है, ताकि हम जो लार्ज अमाउंट्स का डेटा है ना, उसको हम एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकें। Streams में typically Streams are typically used to avoid loading the entire data set into memory, which can be inefficient and slow down processing. मतलब अगर हम पूरा जो डेटा है उसको, अगर हम बहुत बड़े जो डेटा आते हैं उस सबको अगर हम मेमोरी में लोड करेंगे तो बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा। बहुत सारे लाखों करोड़ों यूजर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उनका डेटा अगर हम फीड करेंगे तो स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग में देख हमारे पास होती है दो टाइप की स्ट्रीम्स होती हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग में। इनपुट स्ट्रीम्स होती हैं और आउटपुट स्ट्रीम्स होती हैं। इनपुट स्ट्रीम्स का यूज़ इसलिए होता है ताकि हम जो कि डेटा है उसको किसी एक सोर्स से रीड कर सकें। जैसे कि मान लीजिए यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो लाइक्स करते हैं, तो वो रिकॉर्ड हो रहे हैं इंस्टाग्राम के डेटाबेस में, और ये ही उनका एक सोर्स ऑफ इनपुट है। और उसी जगह आउटपुट होता है, तो मान लीजिए आपने अगर किसी इंस्टा पोस्ट को लाइक किया है तो वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वो एक आपका आउटपुट हो गया, राइट। तो बस इसमें इंट्रोडक्शन बताया है कि स्ट्रीम्स का यूज़ करके कैसे हम बहुत लार्ज डेटा सेट्स को प्रोसेस करते हैं फॉर आर प्रॉफिट, ठीक है, ताकि हम कुछ अच्छा से रिजल्ट निकाल सकें और कंपनी को उससे प्रॉफिट्स हों, राइट। तो ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं थ्रेड्स पे कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, ओके। सो जो आपका होता है ये स्ट्रीम्स होता है, इसकी वजह से पैरेलल स्ट्रीम्स होते हैं, इसकी वजह से हमारा जो होता है परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। क्योंकि जो मल्टी कोर प्रोसेसर्स होते हैं, मतलब जिनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं, या फिर जिसमें कि कंप्यूटिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक से ज़्यादा प्रोसेसर में, उससे आपके सिस्टम की या फिर आपके स्मार्टफोन की, आपके लैपटॉप की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। और आजकल के टाइम में स्पीड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर कोई प्लेटफॉर्म बेटर स्पीड ऑफर कर रहा है, तो यूज़र ज़रूरी है कि वही यूज़र जो दो प्लेटफॉर्म्स एक जैसे हैं तो वो उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और एफिशिएंट है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं।
सो गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रीम्स क्या होते हैं। स्ट्रीम्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बेसिकली हमें लिखना है एग्जाम्पल के तौर पे। ये जावा जो बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें भी स्ट्रीम्स यूज़ होते हैं। और इसमें जो स्ट्रीम्स यूज़ होते हैं जावा में, ये बेसिकली आपके जावा 8 वर्जन में इंट्रोड्यूस किए गए थे। और इससे क्या होता है, ये कुछ नहीं है, आप जैसे डेटा से डील करते हैं थ्रू लाइक वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स से डील करते हैं, तो एक एफिशिएंट फास्ट वे में और इजी तरीके से डेटा से डील करने के लिए, लाइक कलेक्शंस एंड अदर डेटा सोर्सेज से डील करने के लिए हमें जावा स्ट्रीम्स का यूज़ होता है। तो मतलब ये एक एफिशिएंट तरीका है टू डील विद द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा इन जावा। और इसमें जावा स्ट्रीम्स में बेसिकली क्या होता है, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं फॉर फिल्टरिंग, मैपिंग एंड रिड्यूसिंग डेटा। एंड इसका यूज़ हो सकता है अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा से आप डील कर रहे हैं, आपको पैरेलली डेटा प्रोसेस करना है, तो जावा स्ट्रीम्स उसके लिए बहुत यूजफुल है। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी अटैच किया है जो कि दिखा रहा है कैसे डिफरेंट आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम के डिफरेंट फीचर्स होते हैं जावा में इनबिल्ट। तो ये काफ़ी यूजफुल है, इसको आप देख सकते हैं अगर आप जावा के बैकग्राउंड से हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि आप अगर डेटा से एफिशिएंटली डील कर रहे हैं, पैरेलली प्रोसेस कर रहे हैं, तो स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। और स्ट्रीम डेटा मॉडल देखते हैं। स्ट्रीम डेटा मॉडल होता है ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बीइंग प्रोसेस्ड इन अ स्ट्रीम। तो मतलब कोई स्ट्रीम है, स्ट्रीम मैं जो बार बार बोल रही हूँ, इसका इसमें मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे कि आप जानते होंगे स्ट्रीम मतलब कोई नदी बह रही है, राइट। कोई नदी बह रही है ना। तो वैसे ही अगर जो हमें नदी से मतलब नहीं, हमें टेक्नोलॉजी के टर्म्स में स्ट्रीम हमारा इसलिए होता है। स्ट्रीम मतलब कोई डेटा आपका बहुत ज़्यादा है जो कि रियल टाइम में फ्लो हो रहा है और आपके पास आ रहा है, स्टोर हो रहा है, तो वो स्ट्रीम हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बीइंग प्रोसेस्ड इन अ स्ट्रीम को ही हम देखेंगे इस टॉपिक में, जो कि है स्ट्रीम डेटा मॉडल। जो हमारा डेटा प्रोसेस हो रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रीम डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स। स्ट्रीम का डेटा होता है वो एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे हर एक रिकॉर्ड जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स को कंटेन करता है, समझ गए आप। मतलब एक रिकॉर्ड के अंदर भी कई एक से रिकॉर्ड हो गया आपका, और उसमें भी कई सारी फील्ड्स होंगी, तो वो एक स्ट्रीम डेटा बन जाता है ना। Typically implemented using a schema which defines the structure and data types of the fields in each record. तो स्कीमा आपने डीबीएमएस पढ़ा है, डेटाबेस पढ़ा है, तो उसमें स्कीमा वर्ड आता है। स्कीमा मतलब हो जाता है आपके टेबल का स्ट्रक्चर, राइट। जिससे कि हमें पता चलता है कि टेबल आपके डेटा का स्ट्रक्चर क्या है और डेटा किस टाइप का है, ये भी पता चलता है कौन कौन सी फील्ड्स हर एक रिकॉर्ड में हैं, राइट। सो गाइस, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रीम आर्किटेक्चर देख लिया क्या होता है। स्ट्रीम आर्किटेक्चर जो होता है बेसिकली आर्किटेक्चर स्ट्रीम का, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम प्रोसेस करते हैं स्ट्रीम में आने वाले डेटा को। तो इसके बेसिकली हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताइए कि कौन से तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रीम आर्किटेक्चर के, डिफाइन स्ट्रीम आर्किटेक्चर, तो आप लिख देंगे। फर्स्ट आ जाता है डेटा सोर्सेज वगैरह। डेटा सोर्सेज होते हैं बेसिकली ये सोर्सेज होते हैं कि कहाँ से हमारा स्ट्रीम में डेटा आ रहा है। स्ट्रीम मतलब कंटिन्यूस फ्लोइंग डेटा। तो मान लीजिए आपके सेंसर्स होते हैं, उनसे डेटा आता रहता है कंटिन्यूसली। हो सकता है लॉग फाइल्स से आ रहा हो। लॉग फाइल्स मतलब जहाँ पे डिटेल्स इनपुट आउटपुट का लॉगिंग होता है, फिर कब किसी ने इनपुट किया, कब किसने मतलब प्रोसेस को स्टार्ट किया, कब किसने एप्लीकेशन यूज़ की, लॉग फाइल्स में डेटा रहता है ये सब। मैसेज क्यूज हो गई, मैसेज क्यूज क्या होती है कि जैसे पढ़ते हुए डेटा स्ट्रक्चर में क्यूज हो गई, प्रायोरिटी क्यू हो गई, सर्कुलर क्यू हो गई, वैसे ही सिस्टम के अंदर वेरियस एप्लीकेशंस में कुछ क्यूज बनी रहती हैं जिनमें डेटा स्टोर होता है और जिसके थ्रू डेटा आता है सिस्टम में और प्रोसेस होता है। तो ये एक डेटा सोर्स हो जाता है। उसमें बेसिकली हमारे डेटा सोर्सेज में डेटा जो होता है रियल टाइम में जनरेट होता है,
और मतलब हर समय आपका हर सेकेंड हर मिनट में नया डेटा आ रहा है और जिसके बाद में प्रोसेस किया जाता है और यही प्रोसेसिंग करता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग सिस्टम। अब हमारे पास इनपुट आ गया है डेटा का। अब डेटा का इनपुट आने के बाद उसमें बेसिकली स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंजन जो होता है इसका प्रोसेस करता है। तो मेन पार्ट जो इसका आ जाता है कोर कंपोनेंट हो जाता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंजन का होता है जो कि प्रोसेस करता है हमारे इनकमिंग स्ट्रीम डेटा को। तो इसका बेसिकली यूज़ यही होता है कि आप डेटा को इंजेस्ट करिए, मतलब एक तरीके से जैसे ह्यूमंस डाइजेस्ट करते हैं कोड को, उस तरह ये सिस्टम डेटा को इंजेस्ट करता है। उसके बाद उसको अपने ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन करता है जो कि इजीली प्रोसेसिंग कर सके जिसमें हम। उसके बाद एग्रीगेटिंग की जाती है। एग्रीगेटिंग मान लीजिए कि आपके डेटा को एक तरीके से एक सिंपलर फॉर्म में एवरेज की तरह सिंपलर फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद ही हम इसका एक एग्जैक्ट रियल आउटपुट बता सकते हैं। और जब ये आउटपुट हमारे पास आ जाता है तो हम इसको रियल टाइम में ही आउटपुट भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने देखा था इनपुट रियल टाइम में आ रहा था तो आउटपुट भी रियल टाइम में आना है। इसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है आउटपुट सिंक्स। आउटपुट सिंक्स में होता है जो डेस्टिनेशंस होते हैं प्रोसेस्ड स्ट्रीम डेटा के, वही आउटपुट सिंक्स होते हैं। मतलब जो आपका स्ट्रीम में डेटा इनपुट हुआ था उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेसिंग हुई, अब जो उसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट सिंक्स में ही आता है। तो आउटपुट सिंक्स में हो जाता है, मान लीजिए कि कुछ डेटाबेसेस हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग काफ़ी सारे डेटाबेसेस से डील करते हैं। मोस्ट कॉमन है एम एस एक्सेल से डील करते हैं। डीबीएमएस एक सब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ते हैं अपने उसमें। उसी तरह से आउटपुट सिंक्स हो सकती है, मैसेज क्यूज भी हो सकती हैं, जैसे सर्कुलर क्यू हो गई, प्रायोरिटी क्यू हो गई। और जो इंटरनली बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं क्यूज के फॉर्म में, वो हो सकता है। हो सकता है किसी डैशबोर्ड के फॉर्म में भी आपको आउटपुट देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि किसी अदर सिस्टम्स में आपको आउटपुट देखने को मिले। मान लीजिए अगर आपने अपना इनपुट लिया है थ्रू अपने एप्लीकेशन, बट हो सकता है आउटपुट जो आ रहा हो वो हो सकता है किसी और सिस्टम में आ रहा हो, दूसरे एप्लीकेशन में, तो वो भी इसमें आउटपुट सिंक में आता है। तो जैसे कि हमने अपने पिछले स्लाइड में देखा कि आपके स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंजन के कितने पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं जो कि स्ट्रीम आर्किटेक्चर में होते हैं, बेसिकली इनपुट, स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंजन और आउटपुट सिंक्स, है ना। इनपुट सोर्स होता है कहीं ना कहीं से और फिर आउटपुट होता है उसका। तो वही एक सिंपल यहाँ पे एक डायग्राम्स के थ्रू इन्होंने बताया है कि कैसे स्ट्रीम प्रोसेसर्स, पहले तो आपका एक स्ट्रीमिंग डेटा सोर्स हो गया, मतलब आपके मान लीजिए ऐप यूज़ कर रहे हैं उससे डेटा जा रहा है, सर्वर से डेटा जा रहा है, आईओटी डिवाइसेस से डेटा जा रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का डेटा आपका रिकॉर्ड होता रहता है, क्लिक स्ट्रीम से भी डेटा जाता है कि कितनी बार आपने क्लिक किया है किसी लिंक पे, वो सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर ये डेटा सीधे जा रहा है आपके कुछ बहुत पॉपुलर ही स्ट्रीम प्रोसेसर्स हैं ये, जैसे कि काफका हो गया, अमेजोन का हो गया, काइनेसिस हो गया। अमेजोन काइनेसिस भी बहुत फेमस है जो कि अमेजोन ने बनाया है। ये सब स्ट्रीम प्रोसेसर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो रियल टाइम में डेटा आ रहा है इन सब सोर्सेज से, ऐप एक्टिविटी वगैरह से, वो सब डेटा को प्रोसेस करते हैं। और ये लोग बेसिकली किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, ये लोग बेसिकली स्ट्रीम इंजेक्शन करते हैं, स्कीमा लेस डेटा मैनेजमेंट करते हैं और स्ट्रेटफुल डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। ये सब इंटरनल इनके ऑपरेशंस हैं जो ये स्ट्रीम प्रोसेसर्स कर रहे हैं। इसके बाद ये सब जो होता है रियल टाइम एप्लीकेशंस में, ये सब फाइनल रिजल्ट जो इनका आता है ये रियल टाइम एप्लीकेशंस में, जैसे कि आप इसका यूज़ डेटा साइंस में करते हैं, कुछ लोग पावर बीआई और एनालिटिक्स करते हैं उसी डेटा का जो भी रिजल्ट आता है। उसके बाद इस प्रोसेस को कि स्ट्रीम प्रोसेसर्स ने डेटा को प्रोसेस कर लिया है एक ईजी फॉर्मेट में और एक ऐसे यूज़फुल फॉर्मेट में जो कि बिजनेस को यूज़फुल हो। उसके बाद नेक्स्ट ये लोग जैसे ही डेटा को अपने अच्छे फॉर्मेट में कर लेते हैं तो ये सारे एप्लीकेशंस जैसे कि डिसीजन इंजन्स हो गए ये सब यूज़ करते हैं। पावर बीआई हो गया, अमेजोन का हो गया, अमेजोन रेडशिफ्ट हो गया, इलास्टिक हो गया, ये सब बीआई एंड एनालिटिक्स टूल्स हो गए, रियल टाइम एप्लीकेशंस हो गए। और डेटा साइंस में इस डेटा का यूज़ होता है। और एक के साथ डेटा लेक स्टोरेज भी होता है, एक अमेजोन का बहुत फेमस है जो कि डेटा को स्टोर करने के बहुत ही एक
यूजफुल फॉर्मेट्स हैं जिसके बारे में हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे इस वीडियो में। हमारे पास कुछ हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स। तो हमारे पास कुछ होते हैं फ्रेमवर्क्स जिनका यूज़ हम करते हैं स्ट्रीम प्रोसेसिंग सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब उनको वर्किंग में लाने के लिए या फिर उनको एक तरीके से एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए। तो ये फ्रेमवर्क्स हमें एक तरीके से क्या करते हैं, कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं, कुछ एपीआईज या फिर टूल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम बिल्ड कर सकें, डिप्लॉय कर सकें और मैनेज कर सकें प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस को। सो गाइज अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रीम कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा। जो स्ट्रीम कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं ये डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं कि हम डेटा स्ट्रीम्स को बहुत जल्दी से और एफिशिएंटली हम लोग इसे प्रोसेस कर सकें। ऑफन पैरेलली मतलब जब आप एक साथ कई काम करते हैं तभी आपका काम जल्दी होता है। तो जैसे चाय बना ली, साथ में चाय चढ़ा दी आपने और उसके साथ आप रेडी हो रहे हैं कॉलेज जाने के लिए। तो ये पैरेलली चीज़ें करने से जल्दी होती हैं। ऑल्दो ये कुछ लोग कहते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें कुछ ही केसेस में करनी चाहिए, जैसे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बार में एक ही चीज़। तो खैर, तो इसी तरह डेटा स्ट्रीम्स में अगर हम पैरेलली प्रोसेस करेंगे डेटा को तो हमें रियल टाइम डेटा में इंसाइट्स मिलेगा और डिसीजन मेकिंग में हमें बहुत इजी हो जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रीम कंप्यूटिंग सिस्टम्स में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है और इसी के ज़रिए हम लोग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करने के कैपेबल बनते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि एग्ज़ाम में कि एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉड डिटेक्शन हो गया। आपको किसी वेबसाइट या सर्वर की रियल टाइम में साइबर सिक्योरिटी तो करनी रहती है। फ्रॉड डिटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है कंपनीज के लिए, ताकि वो अपने यूज़र्स का डेटा प्रोटेक्ट कर पाएँ अच्छे से। और साथ ही साथ जैसे रियल टाइम एनालिटिक्स हो गया। रियल टाइम एनालिटिक्स में बेसिकली आपका रियल टाइम में जो भी डेटा आ रहा है उसके बारे में इंसाइट्स दी जाती हैं। और बहुत सारे जैसे ऑनलाइन अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स में और आईओटी डिवाइसेस में इस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ फीचर्स हैं जैसे कि फॉल्ट टॉलरेंस, क्योंकि हमारा स्ट्रीम कंप्यूटिंग बहुत क्रिटिकल डेटा को हैंडल करता है, तो इसमें फॉल्ट टॉलरेंस भी बनानी पड़ेगी डेवलपर्स को, क्योंकि अगर कोई एक कंपोनेंट फेल हुआ तो पूरा सिस्टम हमारा फेल ना हो, इसीलिए इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स जो होती हैं इसमें एडवांस लगाई जाती हैं ताकि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सके और हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो भी इसमें एक्यूरेट ही आए, राइट। सो इसी के साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि जो अन इसमें एफिशिएंटली और एक्यूरेटली हो गया, प्लस हमारा अनबाउंडेड डेटा स्ट्रीम्स होता है। तो स्ट्रीम कंप्यूटिंग में हम कोई बाउंड्री नहीं होती है डेटा की, ये अनलिमिटेड डेटा आता रहता है सिस्टम में, और इसीलिए ये अनबाउंडेड डेटा स्ट्रीम्स को प्रोसेस करते हैं स्ट्रीम कंप्यूटिंग में हम। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा सैम्पलिंग डेटा इन अ स्ट्रीम। सो सैम्पलिंग का मतलब क्या है? सैम्पलिंग का मतलब यही है कि आप किसी बड़े डेटा सेट से कुछ सैंपल निकाल रहे हैं किसी अ, एक। तो इसमें आपका जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा डेटा है, तो उसका आप एक सबसेट ऑफ द डेटा ही सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी के साथ आप उसको पूरे डेटा के बारे में जान सकते हैं। जैसे अगर आप जैसे किसी क्लास का लेवल चेक करना होता है टीचर्स को, तो क्लास से पहले आपका देखते हैं कि कितने बच्चों को कितना आता है और कितने चीज़ें नहीं आती हैं। तो इसी हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्लास को किस लेवल से पढ़ाना है। तो वैसे ही यहाँ पे हम डेटा को ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करते हैं, और ये इसका यूज़ ही ये रहता है कि अगर आपको आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो
और रिसोर्स के कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास, मतलब कि कंस्ट्रेंट्स मतलब एक लिमिटेशन है, तो उसके लिए हम इस सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं, जिसके कि कुछ टाइप्स हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग हो गया, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड और रिजर्वॉयर। तो ये आपका याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, जो कि ऐसे आप याद कर सकते हैं, आर स्क्वायर एस स्क्वायर सैम्पलिंग डेटा इन स्ट्रीम में, राइट। सो इसके बारे में हम थोड़ा और देख लेते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली नाम से हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि रैंडम सैम्पलिंग मतलब रैंडमली एक हमारे डेटा सेट है, उसमें से हम कुछ जो कि कुछ उसमें से कुछ सबसेट ऑफ द डेटा पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद एक रैंडम नंबर जनरेटर का यूज़ करते हैं, या फिर कोई हैश फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैप कर देता है हर एक डेटा पॉइंट को टू अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1, राइट। और इसी के साथ हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग डेटा पॉइंट इसमें हो जाता है इक्वल टू वेट इन हैश फंक्शन। हमने पहले मैप कर लिया हर डेटा पॉइंट को हैश फंक्शन पे, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग डेटा पॉइंट हमने निकाला इक्वल टू द वेट इन द हैश फंक्शन। तो इससे हमारा हर एक डेटा जो है मैप हो गया 0 to 1 के बीच में, तो हम इजीली इसको अब रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज़फुल होता है ये इस केसेस में जबकि डेटा स्ट्रीम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब कि हर एक डेटा पॉइंट के लिए सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, उस केस में ये रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ हेल्पफुल रहता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का बेसिकली यही हुआ है कि आप एक हर nth डेटा पॉइंट को स्ट्रीम से सेलेक्ट करिए, वहाँ जहाँ पे n की वैल्यू होगी एक प्री डिटरमाइंड कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके बाद तो इसमें हम मतलब एक डेटा स्ट्रीम है, उसमें से हर nth डेटा पॉइंट को आप सेलेक्ट करते जाइए, और एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया इनकी। तो इसका यूज़ होता है जब आपका डेटा पीरियोडिक है, मतलब रिपीटेटिव है, कुछ में कुछ ऐसा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है हर एक इंटरवल के बाद, मतलब जैसे हर एक nth वैल्यू के बाद कुछ डेटा रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पे सैम्पलिंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का यूज़ होता है, और सैम्पलिंग इसमें इंटरवल जो होता है अलाइन होता है विद द पीरियड ऑफ द डेटा स्ट्रीम। जो सैम्पलिंग के जो इंटरवल्स होते हैं जैसे इस तरह, तो वो अलाइन करते हैं विद द पीरियड ऑफ द डेटा स्ट्रीम, राइट। सो हमने ऐसे ओवरऑल आप ये याद रखिएगा कि nth डेटा पॉइंट इसमें यूज़ होता है, और इसमें आप एक रैंडम नंबर जनरेटर से मैप करके हैं डेटा वैल्यूज़, और उसके बाद आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है। सो बेसिकली आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मतलब हो जाता है कि आप डिवाइड कर रहे हैं डेटा के एक स्ट्रीम को इनटू सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक, लाइक कि आपका डेटा का टाइप क्या है, सोर्स क्या है डेटा का, और उसका टाइम पीरियड क्या है। जैसे अगर आपका एक टाइप का डेटा है तो उसको आपने डिवाइड कर दिया अलग, और अगर उसका सोर्स अलग है तो वैसे अलग कर दिया। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में बेसिकली आपको यही होता है कि किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने डिवाइड किया। इसमें एक रैंडम और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड कैन देन बी अप्लाइड, मतलब कि पहले आपने डेटा को डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपने जो पिछले हमने मेथड्स देखे थे उसमें से रैंडम और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या कुछ भी दो मेथड में से कुछ भी लगा के इसको हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं एक सैंपल, राइट। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ये मेथड का यूज़ यही है कि यहाँ पे डेटा जो होता है हेट्रोजीनियस होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स का, और उसके कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक सब ग्रुप का हमें पता है। मतलब हमारे पास अगर डेटा आ रहा है तो वो हमें पता है कि उसके